सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर आपको देंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एबीपी गंगा ने खबर आपको दिखाई भी थी और पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और तेल के दामों में कमी करने की उन्होंने बात कही है। प्रियंका लगातार कांग्रेस मसले को उठा भी रही है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है और आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं। 10 दिनों में करीब 6 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और इस बीच में एक चिट्ठी, सोनिया गांधी की चिट्ठी कि इस वक्त देश कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है, लॉकडाउन के कारण कारोबार ठप पड़े हैं। इस संकट के बीच में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सैकड़ों करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार करोड़ों रुपए कमा रही है। सरकार टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए कमा रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत इस पैसे को, इस बढ़ी हुई कीमत को वापस ले। खबर बहुत बड़ी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें सस्ती हैं। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। पेट्रोल की जहां तक बात करें तो 47 पैसे कीमत बढ़ाई गई है, तो डीजल की कीमत में 57 पैसे का इजाफा हुआ है। 57 पैसे डीजल महंगा हुआ है और बीते 10 दिनों में 5 रुपए 47 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, तो डीजल 5 रुपए 80 पैसे बीते 10 दिनों में महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात करें 76 रुपए 73 पैसे और डीजल के दाम आप देखिए 75 रुपए 19 पैसे, यानी कि पेट्रोल और डीजल में 1 रुपए का ही अंतर। तो 1 रुपए और कुछ पैसे का अंतर, आप अंदाजा लगाइए कि जहां लोग डीजल की गाड़ियों की तरफ ज्यादा पैसा देकर जाते थे कि डीजल के लिए कम पैसा चुकाना पड़ेगा, और अब स्थिति यह है कि पेट्रोल और डीजल के रेट में अंतर बहुत कम, 1 रुपए से भी कम कर दे। जरा आज की तारीख में अंतर को आप समझ लीजिए कि बदलाव जो हुआ है वो देखिए आपके कितना इजाफा हुआ, प्लस आपको बदलाव दिखाई देगा, यानी कि ये इजाफे को दर्शाता है। कानपुर में रेट आप देख लीजिए, 3 जून को क्या थे 74 रुपए, आज क्या है 77 रुपए 61 पैसे। वाराणसी और देहरादून में आप देखिए तो 3 से 4 से 5 रुपए अलग अलग जगहों पर आपको अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, प्रदेश सरकार वैट इस पर लेती है, तो हर रोज कीमत घटती बढ़ती है, लेकिन बीते 10 दिनों में कीमतें बढ़ रही हैं। अब पेट्रोल डीजल बढ़ने से महंगाई पर इसका सीधा असर आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश तिवारी, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, कानपुर में हाल बताएंगे, वहां से प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके पास अविनाश आना चाहूंगा, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, और सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिखी है, तो चिट्ठी में उन्होंने क्या कुछ मांग की है ये भी आप बताएं। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही है, लगातार महंगाई दर बढ़ रही है उससे, क्योंकि अगर कीमतें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती है तो उससे महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती है, क्योंकि कई सारे कच्चे माल के जो ढुलाई है वो डीजल के वाहनों से होता है, या फिर जो उसका सीधा असर होता है बाजार में वो डीजल के दाम बढ़ने पर होता है। जहाँ तक अगर बात करें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की, तो उन्होंने खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में अगर बात करें तो लगातार कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कम है और इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आपकी सरकार में बढ़ रहे हैं। लिहाजा जो इस समय मुश्किल वक्त है, लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अभी जो एक्साइज ड्यूटी उसे कम किया जाए। अगर बात करें एक्साइज ड्यूटी की, तो इस वक्त पेट्रोल में 23 रुपये 87 पैसा है, तो वहीं डीजल में 28 रुपये 77 पैसे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ले रही है। तो इसको कम करने की मांग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री से कि लगातार पिछले 6 वर्षों में आपकी सरकार पेट्रोल से बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है, तेलों से बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है। लिहाजा इस मुश्किल वक्त में तेल के दामों में कटौती की जाए और जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाई जा रही है उसको कम किया जाए। तो जाहिर तौर से बात है कि अब तेल पर भी सियासत होने लगी। पिछले 10 दिन से जिस प्रकार से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद अब आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। और दिल्ली की भी अगर बात करें तो दिल्ली में भी पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और अगर अभी बात करें तो लगभग 75 रुपये डीजल पे है और 76 रुपये पेट्रोल पहुँच गया है। तो 1 रुपये का ही अंतर है। जबकि भाई डीजल में अगर देखिए आप, तो डीजल और पेट्रोल, दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीजल वाहन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोग लगातार डीजल और सीएनजी
वाहनों का ही दिल्ली में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से रेट में बढ़ोतरी है, जाहिर तौर से बात है कि काफ़ी ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ने के आसार हो गए हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ों की जो ढुलाई है वो डीजल वाहनों से होती है। ऐसे में जब डीजल बढ़ रहा है तो उन सामग्रियों की जिनकी ढुलाई डीजल वाहनों से होती है उनके रेट बढ़ने तय हैं। यही बड़ा सवाल है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल रेट लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में सरकारें हैं कि टैक्स के रूप में पैसा बढ़ाए चले जा रहे हैं। शैलेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लखनऊ में लोग अब क्या सोच रहे हैं इसको लेकर कि जहां रेट कम होने चाहिए, ऐसे वक्त में जब नौकरियां लोगों के पास है नहीं, नौकरियां जा रहे हैं, इनकम के सोर्स है नहीं, जिन कंपनीज के साथ जुड़े कंपनियां तनख्वाह नहीं दे रही हैं और सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए चले जा रही है और अब उसका कुछ दिन के बाद असर सब्जी, फल और दूसरी चीजों पर मिलेगा। राजीव, देखिए निश्चित रूप से लगातार पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो 5 रुपये 80 पैसे डीजल और 5 रुपये 45 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और ये पिछले 19 महीने में सबसे अधिक कीमत है आज जो पेट्रोल और डीजल की अगर आंकड़ों को हम देखें। और इसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं क्योंकि लॉकडाउन हुआ, जो आर्थिक बोझ है वो काफ़ी आया, गतिविधियां आर्थिक रुक गई इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो यही है कि किसी तरह से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है और यही मंशा है कि किस तरह से टैक्स लगाकर इससे ज़्यादा आय बनाई जा सके। आप देखिए, हम इस समय एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगी हुई है, कितनी खपत है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि रोज़ाना हर पेट्रोल पंप पर एक लंबी भीड़ लगती है और यही वजह सरकार भी जानती है कि इसके माध्यम से काफ़ी जो राजस्व के रूप में पैसा आ सकता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भले दाम गिर रहे हैं लेकिन सरकार जो है वो टैक्स के रूप में दाम बढ़ा रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि पेट्रोल का दाम आज लगातार 10वें दिन बढ़ा है। पिछले 10 दिन में हम देख रहे हैं करीब 5.5 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। क्या कहेंगे आप, कितना आप लोग के ऊपर असर आ रहा है? कर सकते हैं, हम लोग तो सोचे थे कम होगा पेट्रोल का जो सिचुएशन था, लेकिन अब मजबूरी है। इस समय वैसे ही आम आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है, काम धंधे जो है वो ठंडे पड़े हैं। बहुत मुश्किल, 2-3 महीने सैलरी के लिए अब ड्यूटी जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। पेट्रोल बढ़ रहा है। कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे? सरकार से तो बहुत उम्मीद थी लेकिन सरकार क्या करें। तो आप सुनिए कि काम धंधे प्रभावित हैं, सैलरीज कई लोगों की नहीं मिल रही, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की। ऐसे में लोगों का कहना है कि इस तरह से उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ आ रहा है वो काफ़ी दिक्कत भरी स्थिति है। कुछ और लोगों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे। भाई साहब, लगातार 10 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिन में करीब 5.5 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका प्रति लीटर। आप लोग पे कितना फ़र्क आ रहा है? सर देखिए, मैं ज़्यादा इतना गौर तो करता है, मुझे गाड़ी चलानी है, जितना महंगा होगा पेट्रोल अगर कम भी होगा तो मुझे गाड़ी में पेट्रोल तो डलवाना है। जेब पर असर तो पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है, असर तो पड़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके लिए मजबूरी है मेरे पास भी। तो काम धंधे भी प्रभावित है, ऐसे में दाम बढ़ना आप लोग पे कितना असर है? नहीं, असर तो पड़ रहा है, कम से कम हमें 10% तो असर पड़ ही रहा है। आप सुनिए कि काम तो करना ही है, इसलिए पेट्रोल डीजल बढ़ाना ही है, चाहे जितना भी महंगा हो जाए, साफ इन लोगों ने कहा। और निश्चित रूप से ये बात सरकार भी जानती है कि ये एक ऐसी नेसेसिटी है आज के टाइम में कि पेट्रोल डीजल तो लेना ही आदमी को जिसको जरूरत है। यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी लग रहा है कि लोग अपनी नाराजगी जाहिर भी नहीं करते हैं। लोगों की मजबूरी है, उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपने दफ्तर तक पहुंच सकें और उनको पेट्रोल डीजल भरवाना है। ऐसे में अपनी शिकायत भी नहीं रख सकते, लेकिन यही वजह है शायद कि दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रभात, आप बताइए कि कानपुर में क्या हाल है, लोग क्या सोच रहे हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, या वहां पर भी यही हाल है लखनऊ के जैसा कि अब ऑफिस तो जाना ही है, काम पर तो निकलना ही, इसलिए भरवा रहे हैं पेट्रोल, चाहे बढ़ेंगी कीमतें या घटेंगी, भरवाना तो है ही। जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि अगर सबसे पहले तो कानपुर के अगर रेट की बात की जाए तो जो पेट्रोल है उसकी कीमत जो है वो 77 रुपये 99 पैसे यानी 78 रुपये हो चुकी है। और अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल जो है वो 66 रुपये 18 पैसे है। तो लगातार जो पिछले 10 दिनों में जो दाम की कीमतें बढ़ी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। क्योंकि एक और लोग जो कोरोना संकट में मार झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, उसी बीच लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने का काम किया है। तो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी की बात की जाए तो जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, चाहे वो टेम्पो चालक हों, जो कैब वाले होते हैं वो हों, या फिर जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में जुटे होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि एक तो सवारी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कम बैठानी पड़ रही है आपको, और ऊपर से जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जो उसका खर्चा है
वो काफ़ी कम होता चला, जो बचत है वो काफ़ी कम हो रही है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो वहीं अब इसका असर जो आम बाज़ार हैं, चाहे वो फिर सब्जियों की कीमत हो या फिर और भी जो दाम है वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी उनमें तेज़ी नहीं आई है क्योंकि अभी सीधा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो असर है वो और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब महंगाई जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा। डीजल की कीमतें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि पिछले अगर 10 दिनों की बात की जाए तो लगभग 4.5 से 5 रुपए जो कीमत है वो बढ़ी है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि अगर इसको छोटी छोटी जो जिस तरह से लगातार जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो 50 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे बढ़ाती, तो आदमी को फुटकर में नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर ओवरऑल कीमत देखी जाए तो एक बड़ा अमाउंट होता है जो उनकी जेब पर पड़ता है। तो जहां एक और लगातार सरकार कह रही है कि लोगों को मदद करें, लोग अपील कर रहे हैं कि जो फीस ना ली जाए, फीस ना दी जाए, तो उसके बाद जब इस तरह की जेब पर डाका पड़ रहा है तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसों की क्राइसिस है, आर्थिक तंगी चल रही है, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, और सबसे अहम जो उद्योग धंधे व्यापार जो भी अभी शुरुआत हुई है वो अभी पूरी रूप से 100% नहीं चालू हुए हैं। अभी कहीं पर 30% तो कहीं पर 50% ही चालू हुआ है, तो काफ़ी बड़ी समस्या हो रही है। लोग जो है उनको जाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अगर होती है तो डीजल और पेट्रोल की होती है, क्योंकि लोग जो है वो घरों से बाहर निकलेंगे तो अपनी गाड़ियों से निकलेंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, और दोनों ही चीज़ों में डीजल और पेट्रोल के बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एक बड़ी समस्या है जिससे जो आम जनता है उसको दो चार होना पड़ रहा है और बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी राजीव। वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने ये भी देखा कि बीते दिनों जब लॉकडाउन था, पूरा विश्व लॉकडाउन था, उस वक्त बोतल बंद पानी की बोतल से भी कम रेट चले गए थे, लेकिन उस वक्त भी लोगों को किसी तरह की राहत भारत में तो कम से कम नहीं मिली थी। तो ऐसे में अविनाश, अब उम्मीद की जाए तो कितने की सरकार कोई राहत देगी, क्योंकि तब राहत नहीं दी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बोतल बंद पानी से भी कम थी कीमतें, लेकिन अब तो ज़्यादा हो गई हैं। तो ऐसे में ये मानकर चलें कि कोई राहत मिलेगी इन इस दिशा में। देखिए राजीव, अगर बात करें तो फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि ओपन मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइस तय हो रहे हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दामों में कीमतें रहती है उस हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम तय होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस अब इसी का प्रचार कर रही है कि जब यूपीए की सरकार थी तो लगभग जो क्रूड ऑयल था वो $80 प्रति बैरल के हिसाब से था, और उस वक्त हम पेट्रोल और डीजल पे बहुत कम एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे, यानी 6 से 7 रुपये एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे। और इस वक्त अगर बात करें तो 40 रुपये के करीब, 41 रुपये के करीब कच्चे तेल की कीमत है प्रति क्रूड ऑयल। तो उस पर जो है अगर बात करें तो लगातार अभी जो केंद्र सरकार है वो जो टैक्सेस ले रही है वो लगभग 23 से 28 रुपये, यानी 23 रुपये कुछ पैसे डीजल पे है और 28 रुपये 27 पैसे पेट्रोल पे है। तो जाहिर तौर से बात है कि इसी को लेकर अब विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पे हमला बोल रहा है। लेकिन अगर फिलहाल अभी बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से रियायत मिलने की काफ़ी कम उम्मीद है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते अगर हम बात करें तो जब तेल की दामों में कमी हुई थी तो केंद्र सरकार ने 7 रुपये के करीब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। तो जाहिर तौर से बात है जिस तरह से हमारे सहयोगी शैलेश बता रहे थे कि इस वक्त अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि केंद्र सरकार के पास भी लगातार आमदनी बनी रहे। तो इसमें पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा शराब का बहुत बड़ा जो आमदनी होती है उससे केंद्र सरकार को काफी फायदा होता है। तो इसलिए लिहाजा अभी फिलहाल आमदनी नहीं कम कर सकती केंद्र सरकार, क्योंकि बाकी अभी दूसरे स्रोतों से केंद्र सरकार के पास काफी कम आय हो रही है। लेकिन शैलेश, मैं जल्दी से आपसे इस पर कमेंट लूंगा। सवाल यह है कि क्या सब सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि पेट्रोल डीजल से वो सारा पैसा ले ले? एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई, आपने राज्य सरकारों ने वैट बढ़ाए हैं, उसमें कुछ तो रियायत दी जा सकती है, गुंजाइश तो होगी, लेकिन उस तरफ सोच क्यों नहीं रही है सरकारें? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, जनता भी यही चाहती है कि उसको रियायत मिलनी चाहिए। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में दाम दिन ब दिन कम हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर बढ़े, और सिर्फ केंद्र ने ही नहीं राज्य सरकारों ने भी दामों को बढ़ाया। इसके लिए दोहरी मार पड़ रही है और महंगे पेट्रोल डीजल की मार जो है वो आम आदमी पर है। और ये मार सिर्फ डीजल के रूप में नहीं है, बल्कि इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो वस्तुएं हैं जो बाहर से आती हैं वो भी महंगी हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगेगी। हवाई यात्रा जो है वो आगे महंगी हो सकती है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और सरकार के पास इस समय जो विकल्प है उनमें वो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है राजस्व के रूप में। एक है जो ऑयल की कीमतें हैं और दूसरा जो लिकर है, जो शराब है, उसमें ये दाम बढ़ाकर। तो इन दो चीज़ों पर सरकार जो है सबसे ज़्यादा राजस्व के स्रोत के रूप में इन दोनों क्षेत्रों को देख रही है और यही वजह है कि उसकी मार पड़ रही है आम आदमी के ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहें आम आदमी त्रस्त है और जनता की तरफ कोई ध्यान दे भी नहीं रहे हैं। आपका अविनाश, शैलेश आपका और प्रभात आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रहे हैं, परेशान हो रहा है आम आदमी और रोजाना उसको खर्च करना पड़ रहा है जेब से पैसा।
इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली नोएडा डीएनडी पर फिर से जाम लगा। आज फिर से जाम लग गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले वाहनों को सचेत किया जा रहा है। नोएडा प्रशासन का पास नहीं है तो फिर नोएडा में एंट्री बैन है। ये सचेत किया जा रहा है कि आपके पास पास होना चाहिए। वापस आना चाहेंगे आप तो फिर आपको पास की आवश्यकता पड़ेगी। शाम को दिल्ली से नोएडा लौटने की अनुमति नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट कहा गया है। बड़ी खबर, नोएडा पुलिस के उप निरीक्षक अब लोगों को सचेत कर रहे हैं। वो ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप अभी नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आराम से जाइए, क्योंकि दिल्ली में एंट्री के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली से वापस नोएडा लौटेंगे तो आपको पास की आवश्यकता पड़ेगी। हम एंट्री नहीं देंगे अगर पास नहीं होगा। इस वक्त हम डीएनडी पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आज अगर बात करें तो जो नोएडा से वाहन दिल्ली जा रहे हैं उस वाहनों के लिए रोककर बाकायदा नोएडा पुलिस के उप निरीक्षक ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास पास है और वो शाम को नोएडा लौटना चाहते हैं। अगर जिसके पास पास है और शाम को नोएडा लौटना चाहता है, केवल उन्हीं को कहा जा रहा है कि अगर जिसके पास पास हो और शाम को नोएडा लौटना चाहता है वही दिल्ली जाए। अन्यथा अगर शाम को वो नोएडा लौटते हैं तो अगर उनके पास पास नहीं है तो उनको नोएडा के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में इसीलिए सबको यहाँ पे बताया जा रहा है और सबसे पूछा भी जा रहा है कि क्या उनके पास नोएडा प्रशासन की ओर से जारी पास है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे डीएनडी में जो वाहन दिल्ली की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जाने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नोएडा से जो वाहन दिल्ली जा रहे हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नोएडा पुलिस के लोग पूछताछ कर रहे हैं कि उनके पास होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो शाम को नोएडा वापस आते हैं तो उनके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बात करें तो इनमें से अमूमन जो शाम को नोएडा वापस आते हैं उनको ये कहना होता है कि उनको पास की जानकारी नहीं है, और इसीलिए कहा यह जाता है कि जो ये कहते हैं कि इनके पास की जानकारी नहीं है तो लिहाजा उनसे इस तरीके की उनको जानकारी दी जा रही है। नोएडा पुलिस के उप निरीक्षक अनिरुद्ध चौधरी जी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से वो पास की जांच कर रहे हैं और जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। सर, आप लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं जो लोग दिल्ली जा रहे हैं? जिनके पास वैलिड पास नहीं है उनके लिए नोएडा में एंट्री बैन। इसलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे तक कि ये जानकारी देने के लिए, लिहाजा कि पीछे तक अगर बात करें तो जाम लग चुका है और यहाँ पे जो नोएडा पुलिस के उप निरीक्षक हैं वो लगातार अगर बात करें तो दिल्ली जाने वाले जो वाहन हैं नोएडा से उनको रोक नहीं रहे, लेकिन उनको ये जानकारी जरूर दे रहे हैं कि उनको शाम को अगर वापस नोएडा आना है तो उनके पास होना जरूरी है, अन्यथा नोएडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से नोएडा में केस राइज कर रहे हैं उसके बाद अब चौकसी और बढ़ा दी गई है, क्योंकि बात करें पिछले अगर 2-3 दिनों में तो लगातार 95-50 इस तरीके के केस नोएडा में एक साथ निकल के आ रहे हैं। तो इसीलिए अब नोएडा प्रशासन ने चौकसी और बढ़ा दी है और लोगों को जो है यहाँ पे जागरूक करने के लिए साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं उनको दिक्कतें होगी, क्योंकि उनके पास अगर पास नहीं है तो उनको नोएडा के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही जानकारी यहाँ पे जो लोग अब नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं उनको दी जा रही है। कैमरा पर्सन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। नोएडा से ही एक और बड़ी खबर, जहां अस्पताल से एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 22 वर्षीय युवती बताई जा रही है जिसने छलांग लगा दी है, खुदकुशी की है। बड़ी खबर, 22 वर्षीय युवती ने ईएसआई अस्पताल से छलांग लगा दी और कोरोना संदिग्ध युवती 7वीं मंजिल से कूद गई, उसने अपनी जान दे दी है। बदनामी के डर से, अस्पताल ने बदनामी के डर से घटना छिपाई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि युवती कूदी है और अस्पताल ने फिर बदनामी के डर से इस घटना को छुपाया। कल ही युवती ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी और अभी तक इंफॉर्मेशन को छुपाया गया था। थाना सेक्टर 24 के ईएसआईसी अस्पताल की यह घटना है। भूपेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, बताएं। राजीव, देखिए, ईएसआई अस्पताल की जो लापरवाही है वो लगातार कहीं ना कहीं सामने आती रहती है। अभी जिसके डायरेक्टर थे उनको अभी बदला गया था, क्योंकि जिस तरह से गर्भवती महिला की मौत हुई थी तो उसमें वो दोषी पाए गए थे। उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया था, लेकिन उनको हटाने के बाद भी ऐसी लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है। दरअसल ये पूरा मामला कल का है। कल एक संडे में एक लड़की 22 वर्षीय थी जो सदरपुर नोएडा की रहने वाली थी, उसको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया था। वो अपने पिता के साथ वहां पर थी। उसके पिता जैसे ही बाहर हॉस्पिटल से गए तुरंत उस लड़की ने ऊपर से छलांग लगा दी और बताया जा रहा है जैसे उसने छलांग लगाई तुरंत उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी उसकी मौत हो गई मौके पर ही। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने इस बात को लेकिन भूपेश, युवती ने 22 वर्षीय युवती ने खुदकुशी क्यों की? देखिए, इस विषय पर अभी जो परिजन है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये इसको शुरू में जो शिकायत थी वो टीबी की शिकायत थी और कहीं ना कहीं
सांस की परेशानी बन रही थी। तो हो सकता है क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में भी उसको एडमिट किया गया था, तो हो सकता है कि लड़की को लग रहा हो कोरोना जैसी बीमारी ना हो और उससे वो ग्रस्त ना हो, इस वजह से कहीं ना कहीं उसने ये कदम उठाया हो। लेकिन इस बात को देखिए अभी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। अभी इस विषय में जांच की जा रही है और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों इस पर बताएंगे कि आखिर लड़की ने आत्महत्या क्यों की थी, क्योंकि परिजनों से भी पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है और उनसे भी पता लगाएगी कि आखिर लड़की को कोई परेशानी तो नहीं थी, किसी मेंटली डिस्टर्ब तो वो नहीं चल रही थी। तो अभी देखिए इस बारे में नहीं कह सकते हैं कि उसने आत्महत्या क्यों की है, लेकिन इतना जरूर है कि वो कोरोना संदिग्ध थी और इस अस्पताल में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को लापरवाही अस्पताल की। भूपेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एबीपी गंगा भी आपसे अपील करेगा कि अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं या कोरोना हो भी गया है तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है, हिम्मत आप मत हारिए। इस तरह से एक युवती ने जिंदगी अपनी खत्म कर दी। कोरोना से आप लड़कर जंग जीत सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन 1076 1076 में कार्यरत कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। नोटिस जारी किया गया है सीएम हेल्पलाइन 1076 जो नंबर है उसमें कार्यरत कंपनी को, और शोविन डीपीओ कंपनी को सीएमओ ने नोटिस भेजा। अब तक कंपनी के 75 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कंपनी पर लॉकडाउन की गाइडलाइन को दरकिनार करने का आरोप है। ये बड़ी खबर है। शोविन डीपीओ कंपनी है और इसी कंपनी को सीएमओ से नोटिस गया है और नोटिस के पीछे का कारण यह है कि इसी कंपनी में अब तक 75 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि लॉकडाउन की गाइडलाइंस का दरकिनार किया, लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। कंपनी में बड़ा स्टाफ लगातार आता रहा, कोरोना पॉजिटिव होते चले गए और जब जांच हुई तो एक के बाद केसेस निकलते चले गए और 75 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में नोटिस जारी किया गया। खबर अब बुलंदशहर से, जहां पर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पति ने खुदकुशी की है फांसी लगाकर। बुलंदशहर से खबर, जहां पर एक पति ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि पत्नी के छोड़कर चले जाने से वो तनाव में था। ससुराल वालों से भी काफी वक्त से अनबन चल रही थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनूप शहर कोतवाली के गांव रूपवास का ये मामला है, जहां पर एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली और इसके पीछे का कारण ये था कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। वो मायके में रह रही थी और इसी बात से ये तनाव में था। पत्नी के छोड़कर चले जाने से ये व्यक्ति तनाव में था और उसने मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की नीति शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की रही है, इसलिए घोटालेबाजों की काली करतूत बार बार बेपर्दा हो रही है और इस बार भी पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी उजागर हो गई, जिसमें अधिकारी से लेकर कई नेटवर्क लाख तक घोटाले के घेरे में आकर नाप दिए गए। आखिर किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। इन जल्दसाजों के चेहरे देखते जाइए और इनका नाम पढ़कर रूबरू होते जाइए। चेहरे के ऊपर सादगी भरा चेहरा ओढ़े ये सभी वो नटवर लाल हैं जो ठाठ से बंद एसी कमरे में बैठकर करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। असल में इस गिरोह का नेटवर्क जुड़ा था पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर। ये सभी विधानसभा में बैठकर फोन की घंटी घुमाते और लोगों को भरोसे में लेते थे। उसके बाद उनसे हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी टेंडर दिलाने के नाम पर करते थे। ये मामला तब खुला जब इंदौर का एक व्यापारी मंजीत इन नटवरलालों के झांसे में आ गया और टेंडर लेने के नाम पर करोड़ों गंवा बैठा। मंजीत को जब लग गया कि वो इन जालसाजों का शिकार बन चुका है, तो किसी तरह वो सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया। फिर तो सीएम योगी ने जांच कराई और पशुधन के जालसाजों को बेनकाब कर दिया।
इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी इतने एक्शन में हैं कि उन्होंने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि तेजी से इस मामले की तह तक जाकर सभी को गिरफ्तार करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस पूरे नेटवर्क का मोडस ऑपरेंडी समझिए। इस ठगी में पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का निजी सचिव और प्रधान सचिव शामिल था। प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित और निजी सचिव धीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगी के खेल में लखनऊ पुलिस का सिपाही दिलबहार सिंह यादव भी शामिल था। पकड़ा गया जालसाज आशीष राय मास्टरमाइंड था, जो विधानसभा में अफसर बनकर बैठता था। इंदौर के व्यापारी को इसी ने विधानसभा में बुलाकर टेंडर का झांसा देकर ठगी की थी। आशीष राय पशुधन का डायरेक्टर एसके मित्तल बनकर विधानसभा के कमरे से डील करता था। नटवरलालों की कारस्तानी अफसरों को पता तक नहीं चली। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में उजागर हुआ जालसाजों घुसखोरों का ये गिरोह। दरअसल कमरे के बाहर फर्जी नेम प्लेट पशुधन विभाग के उपनिदेशक की लगाई जाती थी और एक ठग खुद फर्जी आईएएस बनकर वहां बैठता था और पशुधन राज्य मंत्री का प्रधान निजी सचिव उस युवक को उप निदेशक बताकर मिलवाता था। सूत्रों की माने तो इंदौर का व्यापारी विधानसभा के इस कमरे में 3 बार आकर बैठा और इसी दौरान उसने 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा रकम इम्पोस्टर को सौंपी। दरअसल ये राज्य मंत्री का कमरा है, ये विधानसभा स्थित जो सचिवालय है वहाँ पर उनको कमरा अलॉट है और इसी कमरे में जो ये वाला रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मंत्री जो राज्य मंत्री हैं उनके जो प्रधान निजी सचिव हैं वो और जो एक और निजी सचिव था वो, ये इधर से रास्ता जाता है और आप सामने देखिए, सामने ये दरवाज़ा है, गाड़ियाँ यहाँ से आ जाती थी, सीधे यहाँ लाया जाता था। यहाँ पर जो मंत्री का प्रधान निजी सचिव था वो बैठता था और वो अपने आप को दिखाता था इस तरीके से। एक इम्पोस्टर बैठता था अंदर जब लाया जाता था ठेकेदार को, या जिसने हम कहें कि एफआईआर दर्ज कराई है, और सारी बातचीत यही होती थी इसी कमरे के भीतर। और जब कोई बाहर का व्यक्ति देखिए विधानसभा में आएगा, सचिवालय में आएगा और इन सारी चीज़ों को देखेगा तो उसे ये लगेगा कि वाकई अंदर जो बैठा है वो असली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो मिली भगत थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों के दौरान के वो कर्मचारी और अफसर हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं। मैं यह मानता हूं कि अभी भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो सपा बसपा की मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं वह सरकारी नौकरी छोड़ करके नहीं गए हैं और उनके कारण ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से जांच हो रही है और जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी भी मामले में किसी को बच करके नहीं जाने दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसको जो सजा का प्राविधान उसको सजा दी जाए। फिलहाल तो इस केस में अब तक 7 हाई प्रोफाइल नटवरलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज है। संतोष शर्मा के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता रेमो पान मसाला, स्वाद जिंदगी का। से प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया तौल से